की गहराई में उतर रहे हैं, जो शिक्षा की दुनिया में एक तरह से नींव का पत्थर माना जाता है। जी, और हमारा मिशन है इन स्रोतों में से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालकर आप सबके सामने रखना। हम बात कर रहे हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी की। ये शब्द सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, तो आज हम जानेंगे कि ये टैक्सोनॉमी आखिर है क्या, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनी, और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए। हाँ, और हम इसके तीनों हिस्सों को सोचने, महसूस करने और करने को आसान उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसकी जड़ से। ये सब शुरू कहाँ से? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1948 में। बॉस्टन में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक बैठक हुई थी। उस समय के जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक थे, वो सब वहाँ इकट्ठा हुए थे। अच्छा, और उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती? मुझे लगा पढ़ाना लिखाना तो सदियों से चला आ रहा है, इसमें से क्या नई चुनौती आ गई थी? चुनौती थी भाषा की एकरूपता की। उस समय हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, मतलब हर टीचर शिक्षा के लक्ष्यों को अपने अपने शब्दों में बता रहा था। अच्छा, मतलब कोई कॉमन ग्राउंड नहीं था? बिल्कुल नहीं। कोई कहता था मैं छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना चाहता हूँ, तो कोई कहता था मैं उन्हें विषय की गहरी समझ देना चाहती हूँ। पर गहरी समझ का मतलब क्या है? इसे कोई नापेगा कैसे? यही तो समस्या थी। तो मतलब कोई स्टैंडर्ड पैमाना था ही नहीं। सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाली बात हो गई थी। समझ गया। बिल्कुल। इसीलिए उस बैठक में एक समिति बनाने का फैसला हुआ, जिसका काम था शिक्षा के उद्देश्यों के लिए एक कॉमन भाषा, एक वर्गीकरण प्रणाली तैयार करना। और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। जी हाँ। और यहीं से टैक्सोनॉमी शब्द तस्वीर में आता है। इसका मतलब क्या है? स्रोतों में इसे ग्रीक शब्दों टैक्सिस और नोमिस से जोड़ा गया है। हाँ, टैक्सिस का मतलब है क्रम से रखना या वर्गीकरण। हाँ, और नोमिस का मतलब है नियम। तो वर्गीकरण के नियम। बिल्कुल। टैक्सोनॉमी का सीधा सा मतलब हुआ वर्गीकरण के नियम। जैसे जीव विज्ञान में हम जानवरों को उनके गुणों के आधार पर अलग-अलग वर्गों में रखते हैं ना, हाँ हाँ, वैसे ही ब्लूम और उनकी टीम ने सीखने के उद्देश्यों को उनके स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत करने का काम शुरू किया। तो इस समिति ने अपना काम कब पूरा किया? हमारे स्रोतों में साल 1956 और एक किताब का जिक्र है। जी, 8 साल की मेहनत के बाद 1956 में ब्लूम और उनकी समिति ने अपनी पहली और सबसे प्रसिद्ध हैंडबुक प्रकाशित की, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक 1। और ये किताब सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन पर थी। हाँ, सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर। और ये वो साल और वो किताब है जिसने शिक्षा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए, अब इस वर्गीकरण के मूल आधार पर आते हैं। ब्लूम ने मानव व्यवहार को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जी। एक और मनोवैज्ञानिक हिलगार्ड ने इसे ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड कहा है। यह सुनने में बहुत सरल और शक्तिशाली लगता है। ये है भी। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है हेड, हार्ट और हैंड्स। हेड, हार्ट और हैंड्स। हाँ, ज्ञानात्मक पक्ष यानी हेड, जिसका संबंध हमारे दिमाग, हमारी सोचने समझने की शक्ति और ज्ञान से है। ओके। भावात्मक पक्ष यानी हार्ट, जिसका ताल्लुक हमारी भावनाओं, पसंद नापसंद और मूल्यों से है। और क्रियात्मक पक्ष यानी हैंड्स, जो हमारे शारीरिक कौशल, मतलब हाथ पैर से कुछ करने की क्षमता से जुड़ा है। हेड, हार्ट, हैंड्स, ये तो बहुत आसानी से याद रहेगा। तो सबसे ज्यादा चर्चा तो ज्ञानात्मक पक्ष यानी हेड की होती है। 1956 की अपनी किताब में ब्लूम ने इसे 6 स्तरों में बांटा था। ये स्तर क्या थे? ब्लूम ने इसे एक सीढ़ी की तरह पेश किया, जिसमें आप नीचे से ऊपर की ओर सरल से जटिल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो सबसे पहली और निचली सीढ़ी है ज्ञान, नॉलेज। इसका मतलब है बस तथ्यों और जानकारी को याद कर लेना, रट लेना। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, बस ये याद कर लेना। बिल्कुल यही। ठीक है, तो ये रटने वाला स्तर हो गया। इसके ऊपर है अवबोध, कॉम्प्रिहेंशन, यानी समझना। जो जानकारी आपने याद की है, उसे अपने शब्दों में समझा पाना। अच्छा, जैसे ये बता पाना कि दिल्ली को ही राजधानी क्यों बनाया गया, उसके पीछे के कारण क्या है। एकदम सही। ये सिर्फ रटना नहीं, बल्कि समझना है। समझ गया। याद करने के बाद समझना। और तीसरी सीढ़ी? तीसरी सीढ़ी है अनुप्रयोग,
एप्लीकेशन यानी अपने ज्ञान और समझ का इस्तेमाल किसी नई समस्या को सुलझाने में करना। मतलब प्रैक्टिकल यूज। हाँ, जैसे अगर आपको नक्शा पढ़ना आता है, ये आपका अवबोध है, तो उस ज्ञान का इस्तेमाल करके दिल्ली में किसी अनजान जगह का रास्ता खोजना वो अनुप्रयोग है। यहीं पर ज्ञान असल जिंदगी में काम आता है। बिल्कुल। यहां तक तो सीधा लगता है। इसके बाद के 3 स्तर थोड़े और जटिल लगते हैं: विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। हाँ, यहीं से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स शुरू होते हैं। चौथा स्तर है विश्लेषण, एनालिसिस। मतलब एनालाइज करना। जी, इसका मतलब है किसी बड़ी जानकारी को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना ताकि उसकी पूरी संरचना को समझा जा सके। कोई उदाहरण? इसे ऐसे समझिए, जैसे आप एक कार का इंजन खोलकर उसके हर पुर्जे को अलग अलग करके देखते हैं कि कौन सा पुर्जा क्या काम करता है और वे सब मिलकर इंजन को कैसे चलाते हैं। अच्छा, और संश्लेषण इसका ठीक उल्टा होगा। बिल्कुल। पांचवा स्तर है संश्लेषण, सिंथेसिस। इसमें आप अलग अलग हिस्सों या विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। अच्छा, क्रिएट करना। हाँ, अगर विश्लेषण इंजन को खोलना है, तो संश्लेषण उन बिखरे हुए पुर्जों से एक बिल्कुल नई चीज बना देना है, शायद एक लॉन मोवर। हाँ, सही है। मतलब आप मौजूदा चीजों को मिलाकर कुछ मौलिक रचते हैं। एक नई कहानी लिखना, एक नई थ्योरी बनाना, ये सब संश्लेषण है। और 1956 के वर्गीकरण में सबसे ऊंची सीढ़ी थी मूल्यांकन। इवैल्यूएशन। जी। मूल्यांकन का मतलब है किसी चीज के मूल्य पे निर्णय देना। ये तय करना कि कोई चीज अच्छी है या बुरी, सही है या गलत। जज करना एक तरह से। हाँ, असरदार है या नहीं, इसके लिए आपको पहले के सभी स्तरों की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी फिल्म की समीक्षा करने के लिए आपको कहानी, ज्ञान, थीम, अवबोध और भी बहुत कुछ जानना पड़ता है, तब जाकर आप एक मजबूत मूल्यांकन कर पाते हैं। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया है। लेकिन फिर 2001 में इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। हाँ, ब्लूम के ही शिष्य एंडरसन और क्रथवॉल ने इसे संशोधित किया, और ये बदलाव सिर्फ मामूली नहीं था, उन्होंने पूरी सीढ़ी के ऊपरी हिस्से को ही बदल दिया। ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने 2 बड़े बदलाव किए। पहला, उन्होंने सभी स्तरों के नाम संज्ञा से बदलकर क्रिया में कर दिए। नाउन से वर्ब में। जी, जैसे नॉलेज की जगह रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग। ये इस बात पर जोर देने के लिए था कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, कोई स्थिर चीज नहीं। अच्छा, ये तो एक दिलचस्प बदलाव है। और दूसरा बदलाव तो और भी बड़ा था। उन्होंने संश्लेषण और मूल्यांकन की जगहें बदल दी और संश्लेषण का नाम भी बदल दिया। जगहें बदल दी? हाँ, और ये एक दार्शनिक बदलाव को दिखाता है। उन्होंने संश्लेषण को सृजन का नाम दिया और उसे सबसे ऊपर, छठे स्तर पर रख दिया। और मूल्यांकन को नीचे ले आए? जी, और मूल्यांकन को एक सीढ़ी नीचे 5वें स्थान पर ले आए। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब किसी चीज को परखने को अब सर्वोच्च कौशल नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने को माना जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2001 तक दुनिया बदल चुकी थी, इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा था। सही बात है। तो नई सोच ये थी कि ज्ञान की पराकाष्ठा सिर्फ दूसरों के काम को परखना या उसकी आलोचना करना नहीं है, बल्कि अपने सारे ज्ञान को मिलाकर कुछ नया बनाना है। चाहे वो एक ब्लॉग पोस्ट हो, एक वीडियो हो या कुछ और। बिल्कुल, ये एक आलोचक होने और एक निर्माता होने के बीच का फर्क है। नई टैक्सोनॉमी कहती है कि असली महारत बनाने में है, सिर्फ परखने में नहीं। वाह, ये तो सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं, बल्कि शिक्षा के मकसद को ही एक नई दिशा देना है। जी। तो हमने ज्ञानात्मक पक्ष यानी हेड की तो बहुत गहराई से बात कर ली। अब हार्ट पर आते हैं, भावात्मक पक्ष। इसके बारे में स्रोत कहते हैं कि यह 1964 में आया। जी, और इसे ब्लूम ने अपने साथियों क्रैथवॉल और मसीहा के साथ मिलकर बनाया था। ये पक्ष हमारी भावनाओं, रुचियों, नजरिए और मूल्यों से जुड़ा है। और इसे मापना बहुत मुश्किल है, ऐसा भी लिखा है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पर मुश्किल क्यों? क्योंकि लोग अक्सर बनावटी व्यवहार करते हैं। आप किसी छात्र से पूछें कि क्या उसे ईमानदारी पसंद है, तो वो हमेशा हाँ कहेगा, लेकिन क्या वो असल में वैसा महसूस करता है? या सिर्फ सही जवाब दे रहा है? बिल्कुल। किसी के ज्ञान को परीक्षा लेके मापा जा सकता है, पर उसके मूल्यों और भावनाओं को मापना लगभग असंभव है। इसीलिए स्कूलों में इस पर कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये परीक्षाओं के दायरे से बाहर है। फिर भी उन्होंने इसे समझने के लिए 5 स्तर तो दिए ही हैं। हाँ, और ये भी एक सीढ़ी की तरह है
कि कैसे कोई मूल्य हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। कैसे? पहला स्तर है आग्रहण, यानी किसी चीज पर ध्यान देने के लिए तैयार होना, जैसे क्लास में शिक्षक की बात सुनना। दूसरा है अनुक्रिया, यानी उस पर प्रतिक्रिया देना, उसमें हिस्सा लेना। और तीसरा है अनुमूल्यन, जहां आप उस विचार को महत्व देना शुरू करते हैं, उसे अच्छा मानने लगते हैं। और इसके ऊपर के 2 स्तर? चौथा स्तर है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आप अलग अलग मूल्यों को व्यवस्थित करके अपनी एक वैल्यू सिस्टम बनाते हैं। अच्छा। और सबसे ऊंचा स्तर है चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन। ये एक बहुत अच्छा शब्द है ना? इसका मतलब है कि वो मूल्य अब आपका डिफॉल्ट सेटिंग बन गया है। आप ये सोचते नहीं कि मुझे ईमानदार रहना है, आप बस ईमानदार हैं। ये आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। हेड और हार्ट तो हो गया, अब हैंड्स पर आते हैं, यानी क्रियात्मक पक्ष। स्रोतों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया ही नहीं। ये बिल्कुल सच है और परीक्षा के नजरिए से भी बहुत जरूरी तथ्य है। ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण नहीं किया, ये बाद में दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने किया, जैसे कि दावे, हैरो और सिम्पसन। जी। स्रोतों में इन तीनों के वर्गीकरण की लंबी लंबी लिस्ट दी हुई है। क्या ये सब याद रखना जरूरी है? देखिए, परीक्षा के लिए नाम और भागों की संख्या जरूरी हो सकती है, लेकिन इन सब के पीछे का जो मूल विचार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? वो विचार बहुत सरल है। किसी भी शारीरिक कौशल को सीखने की प्रक्रिया नकल से शुरू होकर महारत पर खत्म होती है। इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? बिल्कुल। साइकिल चलाना सीखने के बारे में सोचिए। सबसे पहले आप अनुकरण करते हैं, किसी और को देखकर बस नकल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर आप खुद चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत अनाड़ीपन से, जिसे हम परिचालन कह सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आपके काम में सटीकता आती है, अभिज्ञता आती है। और आखिर में? और अंत में एक ऐसा स्तर आता है जिसे दिव्य स्वाभाविकरण कहते हैं। यानी अब आपको साइकिल चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, यह आपके लिए सांस लेने जितना स्वाभाविक हो जाता है। मतलब नाम अलग अलग हैं, लेकिन सफर वही है, अनाड़ी नकलची से माहिर कलाकार तक का। एकदम सही। नाम से ज्यादा उस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। आखिर में स्रोतों में रॉबर्ट मेगर और रॉबर्ट मिलर का भी जिक्र है, जिन्होंने इन उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में लिखने का काम किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इन सभी उद्देश्यों को एक्शन वर्ब्स में बदलना, ताकि उन्हें क्लासरूम में इस्तेमाल किया जा सके और आसानी से जांचा जा सके। अच्छा। जैसे ये कहना काफी नहीं है कि छात्र सौर मंडल को समझेगा, ये बहुत अस्पष्ट है। तो क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए छात्र सौर मंडल के ग्रहों के नाम सूचीबद्ध कर सकेगा, या छात्र सौर मंडल का एक मॉडल बना सकेगा। अच्छा, तो इससे लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि छात्र से क्या करने की उम्मीद की जा रही है। इससे पढ़ाना और मूल्यांकन करना दोनों आसान हो जाता है। बिल्कुल। मेगर ने ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के लिए ये काम किया, और मिलर ने क्रियात्मक पक्ष के लिए। उन्होंने ब्लूम की एकेडमिक थ्योरी को शिक्षकों के लिए एक प्रैक्टिकल टूल में बदल दिया। तो ये थी ब्लूम की टैक्सोनॉमी की कहानी, एक ऐसी प्रणाली जिसने शिक्षा के लक्ष्यों को एक व्यवस्थित ढांचा दिया। जी, हमने इसके तीनों पक्षों, सोचने की प्रक्रिया, भावनाओं और मूल्यों और शारीरिक कौशल को समझा। और ये भी देखा कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। 2001 में हुआ बदलाव दिखाता है कि ये समय के साथ विकसित हुई है। हाँ, और आज भी इस पर बहस जारी है। इसी बात से जुड़ा एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये वर्गीकरण 1956 में बना और 2001 में संशोधित हुआ, लेकिन आज हम एआई और ऑटोमेशन की दुनिया में जी रहे हैं। तो क्या ये टैक्सोनॉमी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। आज की दुनिया में जरूरी कौशल बदल रहे हैं। अब सिर्फ जानकारी को याद रखना या विश्लेषण करना ही काफी नहीं है। आज डिजिटल नागरिकता, ऑनलाइन स्रोतों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना और मशीनों के साथ मिलकर काम करना जैसे कौशल ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो क्या हमें एक नई डिजिटल टैक्सोनॉमी की जरूरत है? एक ऐसी टैक्सोनॉमी जिसमें कोडिंग, डेटा विश्लेषण और वर्चुअल टीमों में सहयोग करने जैसे आज के कौशल भी शामिल हों? शायद ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद आज के शिक्षाविदों को ब्लूम की ही तरह एक कमरे में बैठकर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। शायद अगली बड़ी हैंडबुक इसी विषय पर हो सकता है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।